चलिए आज लेखिका रीता कुमारी जी के कथा संसार में आज सुनते हैं उनकी एक और कहानी, ऐसे न करो रुसवा। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप सबों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, ऐसे न करो रुसवा। शाम के 6 बजने वाले थे। तेज गति से भागती ट्रेन पल पल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। साथ ही पीछे छूटता जा रहा था अचला का वर्तमान और मन समाहित होता जा रहा था अतीत के गलियारों में। मन के किसी कोने में दबी स्मृतियों की यंत्रणा असहनीय हो उठी। वह घबराकर पत्रिका में मन लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यादें थीं जो मन को अवश किए हुए थीं। उसने उचटती नज़र से डिब्बे का अवलोकन किया। लगभग 17-18 वर्ष की 3 लड़कियां सामने ही बर्थ पर बैठी बातों में मशगूल थीं। उनकी बेफिक्री और छोटी छोटी बातों पर भी खुलकर हंसने का अंदाज बता रहा था कि वे सभी स्टूडेंट हैं। अचानक उसके हाथों से पत्रिका फिसल कर एक लड़की के पैरों के पास जा गिरी। वह बड़ी शालीनता से उठकर पत्रिका अचला को पकड़ा दी। क्या नाम है तुम्हारा? अचला ने स्नेह से पूछा। मेरा नाम अर्चना है और ये मेरी सहेलियां सुप्रिया और सोनाली हैं। हम तीनों दिल्ली के एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। छुट्टियों में पटना अपने अपने घर जा रही हैं। और आप? हाँ, मैं भी पटना ही जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे मुजफ्फरपुर तक जाना है। वह देर तक लड़कियों से गपशप करती रही। खाना खाते ही सारी थकी हारी लड़कियां सो गईं, पर अचला की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक बार फिर वह अतीत के गलियारों में भटकने लगी थी। औरत चाहे कितनी ही पाषाण हृदय क्यों न हो, पर अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाती है। शायद यही कारण था कि न चाहते हुए भी अनमोल की यादें बार बार उसे तड़पा रही थी। जिस शक के कारण वह आवेश में आकर अपने प्यार को ठोकर मार आई थी, आज 15 साल गुजर जाने के बाद भी क्या उसे अपने जीवन अपनी सोच से ठोकर मार कर निकाल पाई थी? शायद नहीं। उस पल को अचला आज भी नहीं भूल पाती है, जब उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनकर अनमोल का चेहरा जर्द पड़ गया था और उसके चेहरे पर किसी को छलने का भाव नहीं था। बस था तो सिर्फ एक आश्चर्य मिश्रित क्रोध और अपमानित होने का भाव। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस पर भी ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं, वह भी अचला द्वारा। उसने बहुत कोशिश की थी अचला को समझाने की, लेकिन अचला को समझ ही नहीं आ रहा था उस समय उसकी बातें। पूरे 15 वर्ष गुजर गए। इस वर्षों में अचला ने क्या कुछ नहीं पाया। अच्छी नौकरी, साथ ही साथ सभी सुख सुविधाएं, नहीं मिला तो जीवन की शांति और जीवन जीने का मकसद। उसकी शादी न करने के फैसलों को बदलने के लिए मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अंततः दोनों को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। एक एक कर तीनों भाइयों की शादी हो गई और जल्द ही वे सभी अपने अपने जीवन में रच बस गए। उसकी शादी न करने का दर्द लिए पहले मम्मी चली गई, फिर पापा भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके। अचला की जिंदगी पूरी तरह वीरान हो गई। परिवार विहीन, एकाकी और निर्लिप्त जीवन से कभी कभी उसका मन बुरी तरह घबरा जाता। दिमाग चाहे जो तर्क दे, पर उसका दिल कहता उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। अचला को आज भी याद है जब उसकी पहली मुलाकात अपने से 2 वर्ष सीनियर अनमोल से हुई थी। कॉलेज में होने वाले डिबेट में वह उसका प्रतिद्वंदी था। लंबी कदकाठी का अनमोल जितना देखने में सुदर्शन था, उतना ही मेधावी भी था। अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ सौम्य, शांत और मिलनसार स्वभाव के कारण वह पूरे कॉलेज में काफ़ी लोकप्रिय था। डिबेट वाले दिन वह निश्चित समय पर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अनमोल के सामने जा खड़ी हुई थी। डिबेट शुरू होते ही दोनों अपना अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रखने लगे थे। दोनों के ही तर्क वितर्क बता रहे थे कि दिए गए विषय के वे सशक्त वक्ता हैं। फिर भी थोड़ी देर में ही अचला का पलड़ा भारी पड़ने लगा था। उसके एक एक शब्द
अपने पक्ष को कथानक की भांति जीवंतता से प्रस्तुत कर रहे थे, जो श्रोताओं को ही नहीं, उसके प्रतिद्वंदी को भी किम कर्तव्य विमूढ़ बना दिया था। उस दिन अचला की तो जीत हुई ही, पर अनमोल अपना दिल हार बैठा। उस दिन के बाद से अचला सबकी नज़रों में प्रशंसा का पात्र बन गई थी। धीरे धीरे बढ़ती मुलाकातों के साथ अचला अनमोल एक दूसरे को बहुत करीब आ गए थे। उन्हीं दिनों हॉस्टल में बीए द्वितीय वर्ष की एक छात्रा संध्या अचला की रूम पार्टनर बनकर आ गई। शबनम में नहाई, गुलाब की पंखुड़ियों सी ताजगी भरी उसका सौंदर्य अद्वितीय था। संध्या जितनी सुंदर थी उतनी ही सौम्य और सीधी सादी भी थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। बिना भेदभाव से वह अचला के भी कई छोटे मोटे काम संभालने लगी थी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच सगी बहनों सा प्यार हो गया। अचला को लगता कि ईश्वर ने उसके जीवन में छोटी बहन की कमी पूरी कर दी है। जब भी अनमोल की चर्चा होती वह अक्सर किलक पड़ती, हाय रामदी, कितने हैंडसम हैं आपके अनमोल जी। काश आपसे पहले मेरी नज़र गई होती तो मैं ज़रूर उन्हें उड़ा ले जाती। अचला प्यार से उसे डांट देती, चुप कर पगली, यह क्या हाय हाय लगा रखी है। देखना एक दिन तुमने अनमोल से भी ज़्यादा सुंदर और हैंडसम लड़का मिलेगा पति के रूप में। मेरे ऐसे एक भाग्य कहाँ दी, अभी तक तो जिंदगी ने हर मोड़ पर मुझे छला ही है। एक उछ्वास उसके गले से निकल पड़ती। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। परीक्षाएं नज़दीक आ गईं। अचला सारी मौज मस्ती भुला परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हो गई। अब उसका ध्यान संध्या की तरफ कम ही रहता। समय पर परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन अचला परीक्षा देकर लौटी तो संध्या से बोली, चल संध्या, कहीं मौज मस्ती करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अभी अगला पेपर पूरे 1 हफ्ते बाद है। नहीं दी, आज नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसकी फीकी हंसी, उदास चेहरा और धीमी आवाज़ ने अचला को चौंका दिया। क्या बात है संध्या, तुम इतनी बीमार सी क्यों लग रही हो? अचला की सहानुभूति पाकर संध्या की आंखें भर आई, जिसे देखकर अचला का कलेजा एक अनजानी आशंका से धड़क उठा। तभी अपने आंसुओं को पोंछकर और हंसकर संध्या बोली, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए मैं आपको परेशान करूं। जिस दिन आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, दिल में 2 महीनों से जमा बातों का पुलिंदा आपके सामने ही तो बाँचूंगी। फिर क्या चिंता दी? संध्या के आश्वासन से आश्वस्त हो वह फिर से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। जिस दिन अचला अंतिम पेपर देकर लौटी तो उसे पता चला कि संध्या के मम्मी पापा आकर उसे ले गए। यूं अचानक उससे मिले बिना संध्या का चले जाना उसे व्यथित कर गया। दूसरे दिन सुबह तैयार होकर वह चाय बनाने जा ही रही थी कि उसके बगल के कमरे में रहने वाली सुनंदा आ गई। चुपचाप बैठी सुनंदा उसके चेहरे पर आते जाते रंग को देख रही थी। अचला की उत्सुकता बढ़ गई। क्या बात है सुनंदा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ, तुमने ठीक समझा है। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें संध्या के विषय में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी परीक्षा चल रही थी इसलिए चुप रही। वैसे भी तुम संध्या को इतना प्यार करती हो कि उसके विषय में कुछ बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जाने कैसे रिएक्ट करोगी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, शायद तुम्हें पता नहीं, संध्या माँ बनने वाली थी। वह डॉक्टर के पास गई थी ऑपरेशन के लिए भी, वो भी अनमोल के साथ लेकर। डॉक्टर अनुराधा मेरी कजिन है, जहाँ मैंने इन दोनों को देखा था। अनुराधा से ही मुझे सारी जानकारियाँ मिल गई थी। इन दिनों अनमोल के साथ चिपकी जाने कहाँ कहाँ घूमती रही थी। पूरे कॉलेज में लोग जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सुनंदा की बातों से आश्चर्य, शर्म और गहरी आत्मवेदना से वह छटपटा उठी थी। सुनंदा के जाते ही धम से अपने बिस्तर पर आ गिरी। उसका सारा शरीर जैसे सुन पड़ गया था। अब तक अनमोल पर रहा विश्वास तिनका तिनका कर बिखरने लगा था। फिर भी हिम्मत जुटा अनमोल से मिलने चल दी थी। रास्ते में ही अनमोल उसे मिल गया था। मिलते ही बोला, अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, साथ ही संध्या का मैसेज भी देना है। आश्चर्य, तुम इतना अच्छा अभिनय कैसे कर लेते हो अनमोल? वह भी तब जब तुम्हारे और संध्या के बारे में पूरे कॉलेज में चर्चा है। अपने मुंह से निकले व्यंग को अचला रोक नहीं सकी थी। लोगों की मुझे परवाह नहीं,
पर तुम तो मुझे ऐसे रुसवा न करो। मैं संध्या का साथ दिया था क्योंकि वो मुसीबत में थी। बाकी के सारे आरोप जो लोग मुझ पर लगा रहे हैं सब गलत है। गुस्से से सुलगती अचला अनमोल पर बरस पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे व्यक्तित्व का एक पहलू इतना गिरा हुआ है। संध्या मेरी छोटी बहन जैसी थी। कैसे किया तुमने इतना बड़ा छल हम दोनों के साथ? अचला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम्हारे दिल में जो आए फैसला करना। पर अनमोल की बातें सुनने के लिए अचला रुकी ही कहाँ थी। अनमोल उसे पुकारता रहा, फिर भी अचला ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। मन में अनमोल को त्याग देने का कठोर फैसला कर अचला दूसरे ही दिन मुजफ्फरपुर चली गई थी। उसके बाद से ही उसने अनमोल से अपना सारा संपर्क तोड़ डाला था। न उसका कोई फ़ोन कॉल रिसीव किया, न ही उसे कोई कॉल किया। वैसे ही उसने संध्या के साथ भी किया। उसका भी उसने कोई फ़ोन कॉल नहीं रिसीव किया। जल्द ही अचला अपनी ज़िंदगी से नई सिरे से शुरू करने के लिए दिल्ली चली गई। धीरे धीरे वह अपनी सारी पीड़ा, वेदना और कृतियों को नई दिशा देने में जुट गई। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वह इनकम टैक्स ऑफिसर का पद प्राप्त करने में सफल हो गई थी, जिसके साथ ही उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। काम की व्यस्तता ने अतीत में हुए धोखे को भुलाना आसान कर दिया। अचला के बड़े भैया अमित आजकल मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कार्यरत थे। भैया भाभी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक लंबे अरसे के बाद मुजफ्फरपुर जा रही थी। दोनों को सरप्राइज़ देने के चक्कर में उसने अपने आने की सूचना भी उन्हें नहीं दी थी। तभी एक हिचकोले के साथ ट्रेन रुक गई। पता चला आगे कोई ट्रेन पटरी से उतर गई है। धीरे धीरे सरकती ट्रेन के रात 9 बजे से पहले पटना पहुंचने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। जाने कैसे उसके मन की बात और घबराहट को पढ़ अर्चना बोली, आंटी आप चिंता न करें, आज रात पटना में आप मेरे घर पर रुक जाइएगा और सुबह मुजफ्फरपुर के लिए बस पकड़ लीजिएगा। बस असमंजस की स्थिति में पड़ी रही। स्टेशन पर अर्चना के पापा उसे लेने आए। अर्चना से अचला के विषय में जानकारी मिलते ही बड़े सम्मान के साथ उन्होंने अचला से अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो वह टाल नहीं सकी। जब फ्रेश होकर वह खाने के टेबल पर पहुंची तो घर के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसके साथ ही इंतजार कर रहा था एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आगे बढ़कर डाइनिंग टेबल का कोना न थामा होता तो शायद गिर ही जाती। सामने की कुर्सी पर अनमोल बैठा था। अपने को संभाल कर अभी बैठी ही थी कि अर्चना घर के सभी सदस्यों से उसका परिचय कराते हुए अनमोल की तरफ मुड़ी। ये मेरे सबसे छोटे चाचा जी अनमोल हैं। यहाँ के एक कॉरपोरेशन में एमडी हैं। दोनों की आंखों में एक आश्चर्य मिश्रित झलक देख अर्चना बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते हैं। ये मेरी क्लासमेट अचला है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अचला से मिलवा दिया। अचला चुपचाप खाने की कोशिश करने लगी, पर एक भी निवाला उसके गले के नीचे से नहीं उतर रहा था। किसी तरह कुछ खा पी कर अर्चना के बताए कमरे में सोने आई तो पीछे पीछे अनमोल भी आ गया। पास ही रखी एक कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला, इतने साल बीत जाने के बाद अब मैं न तुम्हें कोई सफाई देना चाहता हूँ, न ही इसकी कोई ज़रूरत है। बस तुम्हारे नाम संध्या का एक पत्र आज तक मेरे पास पड़ा है, जिसे मैं तुम्हें सौंपना चाहता था। लेकिन तुम्हारे मन में अपने लिए उमड़ती घृणा के कारण मैंने कभी कोशिश ही नहीं की तुमसे मिलने की। संयोग से आज मिल गई हो तो तुम्हें वह पत्र दे रहा हूँ। अपनी बातें समाप्त कर अनमोल ने जेब से एक पत्र निकालकर अचला को पकड़ा दिया। संध्या का पत्र देखकर अचला का सर्वांग सिहर उठा। हिम्मत करके कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। दीदी नमस्कार। मैं नहीं जानती कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो आप जैसी प्यार करने वाली बहन मुझे मिली, और उसी के साथ जाने कौन सा ऐसा पाप भी कराई थी जो राघव जैसा लड़के से प्यार कर बैठी। जब मैं माँ बनने वाली थी उसी समय उसे अमेरिका जाने का मौका मिला। मैं उसके सामने बहुत रोई गिड़गिड़ाई। वह मुझसे शादी करने के बाद ही अमेरिका चला जाए, लेकिन वह नहीं माना और चला गया।
मैं घोर संकट में थी। आपकी परीक्षाएं चल रही थीं। दूसरा कोई मदद करने वाला था नहीं। इसलिए मैंने सारा दर्द अनमोल जी के साथ बाँटा। वे जी जान से मेरी मदद में जुट गए। हम दोनों ने कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए। अबॉर्शन करवाती उसके पहले ही जाने कैसे वार्डन ने मेरी तबीयत खराब होने की सूचना मेरे घर भिजवा दी। ज़बरदस्ती मेरे मम्मी-पापा आकर मुझे ले जा रहे हैं। जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, अनमोल जी यह पत्र आपको दे देंगे। आप कैसे भी करके यहाँ आकर मुझे ले जाइएगा, वरना मेरी सौतेली माँ मेरी क्या दुर्दशा करेगी, यह मुझे खुद भी नहीं मालूम। प्लीज़ दी, इस संकट से मुझे उबार लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है। आपके इंतज़ार में आपकी छोटी बहन संध्या। पत्र पढ़कर स्तब्ध अचला सिर्फ इतना ही बोल पाई थी, अब कहाँ है संध्या? तुम्हारे हॉस्टल छोड़ने के 15 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही तुमसे और तुम्हारे प्यार से मेरा मोह भंग हो गया। संध्या मेरी छोटी बहन जैसी थी। उसे बचाने के लिए मैंने काफ़ी बदनामियां भी झेली, फिर भी उसे बचा नहीं पाया। काश तुमने मुझ पर थोड़ा सा भरोसा किया होता। संध्या के जाने के बाद मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई कि मैंने सारी ज़िंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया। अनमोल की बातें समाप्त होते होते अचला का मन हाहाकार कर उठा। बरसों से मन में दबी पीड़ा आंसुओं का सैलाब बन आंखों से उमड़ पड़ा। वो फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी संभली तो बोली, कितनी तड़पी होगी संध्या मेरे इंतजार में, कितनी मजबूरी और निराशा में उसने इस दुनिया का मोह छोड़ा होगा और मौत को गले लगाया होगा। मैं मरकर भी उसके प्यार का कर्ज नहीं चुका सकती। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी गलती तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। वह रोती रही। पश्चाताप की अग्नि में झुलसती अचला का बुरा हाल देख अनमोल से चुप नहीं रहा गया। खुद को संभालो अचला, मैं साथ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन अपनी गलती के पश्चाताप में तुम्हें टूट कर बिखरते देख मुझे लगने लगा है कि यदि आज मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो शायद इतिहास खुद को दोहरा देगा। अचला के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वह अचानक उठकर अनमोल की बाहों में समा गई। अनमोल भी अपने आंसुओं को रोक न सका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी ऐसे न करो रुसवा।